फ्रांसिसी के निधन को लेकर है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली है। वेटिकन ने पोप के निधन पर बयान जारी किया। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उनके निधन की जानकारी मिल रही है। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का निधन, और ये देखिए जानकारी आपको दे रहे थे। और चलिए अब लौटते हैं बिहार झारखंड की खबरों की ओर। खबर आरा से है, जहां बारात के दौरान बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 बच्चों सहित 7 लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से लवकुश और राहुल की मौत की खबर, जबकि बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घटना जो है वो गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव की बताई जा रही है। लड़की की शादी समारोह में द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक थार गाड़ी वहां से गुजरी और गाड़ी को साइड करने को लेकर ये विवाद हो गया। इसके कुछ ही देर के बाद बारात में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। नाराज लोगों ने आरा सहार सड़क को जाम करके हंगामा किया और गिरफ्तारी की मांग की। और अगली खबर आरा से, जहां आरा में एक शादी समारोह में खूनी खेल देखने को मिला, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विधि व्यवस्था पर सवाल उठा दिए और लिखा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शराबबंदी और जमीन विवाद के कारण हत्याएं हो रही हैं। सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर फेल साबित हो रही है। शासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोतिहारी में पूर्व शिक्षा मंत्री ने जीतन राम मांझी की तस्वीर दिखाकर उन्हें पाखंडियों का बाप बता दिया। अंबेडकर जयंती समारोह में चंद्रशेखर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने बयान दिया। दरअसल मोतिहारी में पूर्व शिक्षा मंत्री ने जीतन राम मांझी की तस्वीर लोगों को दिखाई और उस तस्वीर को दिखाकर उन्हें पाखंडियों का बाप बता दिया। इस बयान को लेकर अब सियासत गर्म है, आलोचना हो रही है। अंबेडकर जयंती समारोह में चंद्रशेखर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर टिप्पणी की। वो बयान आपको सुनवाते हैं। इसको गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अंबेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास ना जानता है, वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है, हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। और इस बयान की लगातार आलोचना हो रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आरजेडी के चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि ये लोग दलितों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। देखिए, चंद्रशेखर रामचरितमानस का पाठ करते करते तो आउट हो गए। इनके मनस्थिति को हम समझते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता, जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने लालू प्रसाद को आशीर्वाद दिया। दिल्ली में पशुपति पारस ने कहा कि लालू परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता है। महागठबंधन में जाने के सवाल पर पारस ने कहा कि वो जुलाई में कोई फैसला इस पर करने वाले हैं, अभी वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव को पशुपति पारस ने आशीर्वाद दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस को लालू प्रसाद ने आशीर्वाद दिया। दिल्ली में पशुपति पारस ने कहा कि लालू परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता है। महागठबंधन में जाने के सवाल पर पारस ने कहा कि जुलाई में वो कोई फैसला लेंगे। तो देखिए, चुनावी मौसम है, दल बदल की राजनीति बहुत ही आम बात है, लेकिन जब पशुपति पारस से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं होगी, जुलाई के पहले हफ्ते में मैं कुछ तय कर सकता हूं। और बिहार दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास ना नेता है और ना ही नीति है। बिहार में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का बिहार में है क्या? ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है, उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं, उनके गठबंधन ने तय कर दिया है क्या? ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नीयत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और चलिए आपको एक और बड़ी खबर दे दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है कि दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव एम्स से बेटी मिसा भारती के आवास पर पहुंचे हैं। बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ी थी, बीपी कंट्रोल ना होने की वजह से उनको एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। और डिस्चार्ज होने के बाद बेटी मिसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे। बीते दिनों उनकी जब तबीयत बिगड़ी थी तब पारस हॉस्पिटल में सबसे पहले उन्हें भर्ती कराया गया था और वहां से उनको दिल्ली के एम्स भेजा गया था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि स्वास्थ्य में सुधार है, डिस्चार्ज किया जा चुका है एम्स की तरफ से। मिसा भारती के घर वो पहुंच चुके हैं। एम्स से डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव, ये अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। मिसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे। बीते दिनों तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको भर्ती करवाया गया था। दरअसल बीपी कंट्रोल ना होने और इसके साथ ही शुगर लेवल बढ़ने की वजह से सबसे पहले उन्हें पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां से उनको एम्स दाखिल कराया गया, क्योंकि एम्स से ही उनका पहले भी इलाज हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद लगातार उनकी तबीयत खराब होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एम्स की तरफ से स्वास्थ्य सुधार होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर दे। प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम, बिहार सरकार को पीके का अल्टीमेटम है। 3 मांगों को लेकर 1 महीने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। जी जान लगाते हुए प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं और देखिए 3 मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। भूमिहीनों को कब जमीन देगी सरकार, इस पर उन्होंने सवाल किया और इस पर अल्टीमेटम है सरकार को। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख कब देगी सरकार, ये सवाल भी पूछा। तीसरा सवाल उनका यह है कि 11 मई से गांव में जन सुराज की बैठक होगी और सरकार के खिलाफ उनका हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें वो लोगों से सरकारी सुविधाओं के बारे में जानेंगे और जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं उनसे उनका हस्ताक्षर लेंगे सरकार के खिलाफ। मांग है 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया कब दोगे ये बताओ। 50 लाख महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन कब मिलेगा ये बताओ। और भूमि सुधार कब रोक रहे हो, ये पैसा अपना वसूलने का धंधा कब बंद कर रहे हो ये बताओ। ये तीनों मांग लेकर आपके सामने आज हम लोग आए हैं। 1 महीना का सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को 1 महीना का समय दे रहे हैं। 11 मई से बिहार के हर गांव में 40,000 से ज्यादा रेवेन्यू गांव में जन सुराज वहां बैठक करेगी और लोगों से इन 3 मुद्दे पर उनसे वार्ता करके इस विषयों पर सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे।
और हम लोग 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों का इन 3 मुद्दों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को हम लोग जाकर ज्ञापन देंगे। लेकिन ये मामला छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बरसात से पहले नक्सलियों का खात्मा होगा, इस तरीके के एक्शन दिखाई दे रहे हैं। बोकारो में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सलियों के खिलाफ ये सफलता बोकारो के लुगुबुरु में मिली है और इस मामले को लेकर डीजीपी ने 2 कहा कि जो नक्सली अभी भी हथियार उठाए हुए हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं या फिर पुलिस की कार्रवाई के लिए तैयार रहें, उस कार्रवाई में जान गंवाने के लिए तैयार रहें। दरअसल सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खात्मे के लिए बड़ा अभियान छेड़ रखा है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को ढेर भी किया है और इसमें 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली प्रयाग मांझी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार बरामद किए और लगातार ये एक्शन जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऑपरेशन लाल आतंक जारी है। मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसमें एक हार्डकोर नक्सली प्रयाग मांझी भी शामिल रहा, जो कि 1 करोड़ का इनामी था, जिसको ढेर किया जा चुका है। घटनास्थल से भारी संख्या में हथियार की बरामदगी भी की गई और सुरक्षा बलों का कहना है कि मुख्य धारा में जल्द से जल्द नक्सली शामिल हो जाएं, नहीं तो जो सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चल रहा है उसमें मरने के लिए वो तैयार रहें। फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली, जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी। मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस दस्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। और वहीं बोकारो में हुए मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की सराहना की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया है कि नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। झारखंड के बोकारो में लुगु हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें एक शीर्ष स्तर का नक्सली नेता विवेक, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। ऑपरेशन जारी है, हमारे सुरक्षा बलों की सराहना है। जमशेदपुर से अगली बड़ी खबर आपको दे, जहां मानगो बालीगुमा में अपराधियों ने करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आज पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। बड़ी जानकारी ये है कि इस पूरे मामले में आज पुलिस खुलासा कर सकती है। ग्रामीण एसपी 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कल देर रात एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा के जंगल में विनय सिंह का शव बरामद हुआ। उनके सिर में गोली लगी थी और शरीर पर घसीटने के निशान मिले थे और इसी मामले में बताया जा रहा है कि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले का खुलासा पुलिस करेगी। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको दे, जहां रसूलपुर में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी के घर कुर्की की कार्रवाई की। ग्रिल, दरवाजा, खिड़की और चौखट को पुलिस उखाड़कर अपने साथ ले गई। कुर्की की कार्रवाई को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बताएं कि रसूलपुर गांव के सूर्यवंशी शाह की शादी पूर्वी चंपारण की अंजलि से हुई थी। 12 मई 2024 को अंजलि का शव ससुराल में संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। अंजलि के परिवार वालों ने उसके पति पर दहेज हत्या के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से सूर्यवंशी शाह फरार है। कांड में 634-24 केस दर्ज किया गया था, जिसमें अभी फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है। सर, कितने लोग आरोपी बनाएंगे सर इसमें? अभी एक आदमी फरार चल रहा है, शत्रुघ्न सैनी, बाकी लोग जमानत पे हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में घूसखोरी का मामला सामने आया है।
यहां आवास के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। भासर मछहा दक्षिणी पंचायत के मुखिया पर आरोप लगाया गया। लाभुकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मुखिया लोगों से पैसे की वसूली कर रहा है। इस दौरान ऊपर से नीचे तक किस किस को हिस्सा देना है उसके बारे में भी वो जिक्र कर रहा है। अगली खबर भी मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहां 8 महीने से गायब एक विवाहिता को पुलिस ने उसके मायके से ही बरामद किया है, जबकि विवाहिता की मां ने ससुराल पक्ष पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया था। वैशाली जिले के बिठौली निवासी समुद्री देवी ने अपनी बेटी रूपा की शादी अहियापुर के रामजीत सहनी के बेटे पंकज सहनी से की थी। शादी के बाद रूपा का ससुराल से संबंध ठीक नहीं चल रहा था। रूपा की मां समुद्री देवी ने करीब 1 साल के बाद अपनी बेटी के गायब होने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर करा दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रूपा को उसके मां के घर से खोज निकाला है। अगस्त 2024 में समुद्री देवी द्वारा अपनी बेटी के गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था, जिसे आज हम लोग भगवानपुर से बरामद किए हैं। उसको माननीय न्यायालय द्वारा बयान कराया जाएगा और मेडिकल कराया गया। तो किस पर आरोप लगाया गया था सर? ससुराल वाले पर आरोप लगाया गया था। परिवार वालों पे जांच की जा रही है कि क्या से कहाँ से बरामदगी की गई? वैशाली भगवानपुर से। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां एक शख्स पुलिसकर्मी से ही उलझ गया। हाथापाई में एएसआई को हाथ में चोट आई है। जमहौर के पेठारी गांव निवासी अभिषेक चौहान देव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचा था। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा कर वो दर्शन करने के लिए चला गया था और इसके बाद सड़क पर भारी जाम की स्थिति बन गई। एएसआई गाड़ी का चालान काट रहे थे, तभी अभिषेक चौहान वहां पहुंच जाता है। इस दौरान वो पुलिस से उलझता हुआ दिखाई देता है। पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जो व्यक्ति इनसे इंस्ट्रूमेंट छीने थे, वो फिर थोड़े ही देर में थाना को सूचित किया जाता है। थाना का भी बल आता है और ये व्यक्ति सभी के साथ बदतमीजी करते हैं और बदतमीजी लैंग्वेज में बात करते हैं और पुलिस को अगेंस्ट में बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। और उसके बाद जब इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ये गाड़ी में बैठ करके तेज़ी से अपना गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। इसी संदर्भ में अभी देव थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो पुलिस पर हमले का केस बनता है। और चलिए सुपौल से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां पर लोकोहा में ठेकेदार की हत्या पर बवाल हो गया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ठेकेदार की लूट के दौरान हत्या की खबर है। बरूबारी ढाला के पास ये हत्या हुई। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ठेकेदार की लूट के समय हत्या हुई थी। जब पुलिस मामले की जांच करने पहुंची, बरूबारी ढाला के पास हत्या की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर लोगों के गुस्से का सामना पुलिस को करना पड़ा। सुपौल से संवाददाता अमित झा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, कब की ये घटना है और इस मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, कल देर रात एक प्राइवेट ठेकेदार थे जो बरवाड़ी के लोकहा ओपी के रहने वाले थे, गंगापट्टी गांव के। वो अपना काम कर लौट रहे थे। इसी दौरान बरवाड़ी ढाला के पास कुछ अपराधियों ने उनको गोली मारकर उनके पास जो रुपये थे और बाइक भी लूट लिए। जिसके बाद से उनके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर अस्पताल लाया और वहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। और उसके बाद जब शव को फिर गांव ले जाया गया तो उसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया। लोगों में लगा आक्रोश देखा गया और उसके बाद इस दौरान उसी 112 नंबर की जो पुलिस वैन थी उसमें भी तोड़फोड़ की गई और लगातार विरोध भी हुआ। जबकि पुलिस लगातार आश्वासन देती रही कि जल्दी हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। दरअसल इलाके में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पिपरा इलाके में भी कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिलहाल उपलब्धि कहीं से भी पुलिस को नहीं मिल पाई है। जी अमित, क्या इस मामले में कोई आपसी रंजिश की भी बात आ रही है? घर वालों का क्या कहना है? और जब वहां पर स्थिति खराब हुई, पुलिस के साथ लोग उलझे, कैसे स्थिति को कंट्रोल किया पुलिस ने? देखिए, इसमें आपसी रंजिश की कहीं कोई बात नहीं है। वो जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो प्राइवेट बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया करता था। कल वो वहां से काम करके परसरमा से एक बिल्डिंग की ढलाई करके लौट रहा था। उस समय उसके पास कुछ पैसे भी थे और वो बैग से लौट रहा था। उसके साथ एक व्यक्ति भी था, लेकिन इस दौरान इसको तो गोली मार दी गई, दूसरे को छोड़ दिया गया। उसके पास जो रुपये भी थे वो भी लूट लिए गए। पुलिस फिलहाल, चूंकि पुलिस पर लगातार विरोध, पब्लिक की संख्या काफी ज्यादा है, तो पुलिस सुरक्षित है, लेकिन अभी तक माहौल गर्मी है। धीरे धीरे मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ